अध्याय 9। कैफेटेरिया में अकेलेपन का सामना। बास्केटबॉल कोर्ट काफी बड़ा था और स्टैंड में आसानी से कुछ हजार लोग बैठ सकते थे। वर्तमान में विभिन्न सीटों पर बैठे छात्र और शिक्षक कैफेटेरिया की ओर डर भरी आंखों से देख रहे थे। दीदी शी, क्या आपको लगता है कुछ बुरा हुआ? एक छोटी कद वाली छात्रा ने धीरे से पूछा। उसने अपने घुटनों को बाहों में समेट लिया और खुद को गर्म रखने के लिए अपने आप को सहरते हुए गले लगाया। जियूलान, चिंता मत करो। तुमने भी देखा कि बड़ी बहन अनुराधा कितनी ताकतवर है। अगर कुछ ज़ॉम्बी भी आए तो वे उसके सामने कोई खतरा नहीं है, वुशी ने दृढ़ आवाज में कहा, अपने दोस्त को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए और खुद को भी। जियूलान ने होंठ कसे और शरीर लगातार कांप रहा था। आखिरकार उसने आंसू रोक नहीं पाए और बिलखने लगी। दीदी शी, मैं बहुत डर गई। सॉन्ग किंग अचानक ज़ॉम्बी में बदल गया और जेंग ना को काट लिया गया। बहुत लोग मर गए और अब मैं उनके साथ बात नहीं कर पाऊंगी। वुशी, जो अपनी भावनाओं को काबू में रख रही थी, आखिरकार रोने लगी। उसने अभी अभी अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे सबसे बुरी स्थिति का डर था। मुझे ठंड लग रही है। मैं सूखी कपड़े पहनना चाहती हूँ। गर्म महसूस करना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ की बातें फिर से सुनना चाहती हूँ। वुशी ने आंसुओं में फुसफुसाया। जिम में हर जगह ऐसे ही वार्तालाप सुनाई दे रहे थे। छात्र भयभीत थे और अंधेरे, अनजान भविष्य का इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटे पहले वे सब हंस रहे थे और खुशियां मना रहे थे, सोच रहे थे कि कौन सा कपड़ा सबसे अच्छा लगेगा। अब उनकी बस यही इच्छा थी कि सूखे कपड़े मिले और हड्डियों तक ठंड कम हो। यहाँ तक कि शिक्षक, जो जिम्मेदार वयस्क थे, भी दूसरों की मदद करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि अगले ही पल कोई अजीब प्राणी दरवाजे से घुसकर उनकी जान ले सकता है। यहाँ क्या हुआ? अनुराधा गुप्ता की ठंडी आवाज ने पहले सन्नाटे को तोड़ा। अर्णव शर्मा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने फर्श पर बिखरी कई मेस्पोशों को जोड़कर एक बड़ा चौकोर बनाया। फिर उसने असहाय ज़ॉम्बियों के शरीरों को धीरे धीरे इस चौकोर पर रखा और धीरे धीरे समझाया, इस कैफेटेरिया में लगभग 100 लोगों के लिए एक सप्ताह का भोजन है। इसके अलावा मुझे भी भीड़ में रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस जगह को अपना अस्थायी विश्राम क्षेत्र बनाऊंगा। तो मैं इन ज़ॉम्बियों का ध्यान रखूंगा। तुम इन ज़ॉम्बियों का ध्यान रखोगे, कहते हो? अनुराधा ने अजीब आवाज में कहा। अर्णव को काम करते हुए देख रही थी। शुरुआती नजर के अलावा उसने पीछे नहीं देखा और लगातार थके बिना काम करती रही। अनुराधा के मन में लगातार कई विचार उभर रहे थे और उन्हें समझना बेहद मुश्किल हो रहा था। रोहित, जो अर्णव की पीठ को देख रहा था, केवल धीरे से पूछ बैठा, माफ कीजिए, कैसे? सही है, हम अभी भी आपका नाम नहीं जानते। आप हैं अर्णव शर्मा, उसने कैजुअली उत्तर दिया। अर्णव किसी पर प्रभाव डालने की कोशिश नहीं कर रहा था, यही उसकी असली प्रकृति थी। दुनिया बदलने से पहले भी अर्णव बहुत लोगों के बीच सहज नहीं था। समझ गया, अर्णव शर्मा। आपसे मिलकर खुशी हुई, रोहित ने मुस्कान के साथ सभ्य ढंग से कहा। रोहित बेहद आकर्षक था। उसकी तीरंदाजी कला क्लब में सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करती थी और ग्रेड्स हर सेमेस्टर में शीर्ष 10 में थे। इन सब गुणों के साथ उसका शक्तिशाली, अज्ञात परिवार उसे कई लड़कियों का प्रिय बना देता था। यहाँ तक कि लड़कों में भी वह अपनी दयालुता के कारण लोकप्रिय था। ठीक है, अर्णव ने सामान्य सी प्रतिक्रिया दी। उसका मुख्य उद्देश्य अब सुरक्षा सुनिश्चित करना, परिवार से संपर्क करना और नए विश्व के नियम समझना था। इसलिए वह किसी से दोस्ती बनाने में रुचि नहीं रखता था। रोहित की मुस्कान में हल्का कड़वापन आ गया। अर्णव की स्पष्ट ठंडक ने उसे असहज कर दिया। तुमने उन्हें कैसे निपटाया? अनुराधा ने पूछा। वह जमीन पर कुछ रक्त के धब्बे देख सकती थी। हालांकि यह रक्त 4 बड़ी मच्छरों का था जो मरकर जमीन पर बिखरे थे। फिर भी अनुराधा यह जानना चाहती थी कि यह युवक ज़ॉम्बियों को घायल किए बिना कैसे मार सकता है। वे मरे नहीं हैं, वे अभी भी जीवित हैं, अर्णव ने कहा और 15 शरीरों को खींचना समाप्त किया। क्या? अनुराधा का ठंडा और निर्लिप्त चेहरा एक क्षण के लिए टूट गया। अर्णव ने चौकोर कपड़े को बाहर की ओर खींचना शुरू किया, थोड़ा कठिनाई के साथ, लेकिन स्थिर कदमों से। हालांकि उसकी ताकत 55 अंक थी, फिर भी वह 15 वयस्कों को सहजता से खींचने की स्थिति में नहीं था। जैसे ही वह चलता, उसने उत्तर दिया, ये ज़ॉम्बी अभी भी जीवित है। मैंने बस शरीर की हड्डियों को नष्ट कर दिया है। मस्तिष्क तो ठीक है, लेकिन अब वे किसी काम के नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जिस जगह मैं सो वहां रक्त फैल जाए। अनुराधा की आंखें चमक उठीं। उसने अब समझा कि ज़ॉम्बियों की हालत इतनी भयानक क्यों थी। पहले उसने सोचा था कि अर्णव केवल क्रूर और हिंसक है, पर अब उसने उसकी व्याख्या सुनी और समझा कि वह गलत था। हालांकि वह उसकी ताकत की कुछ हद तक प्रशंसा करती थी, पर यही था। अनुराधा के अनुसार यहाँ कोई भरोसेमंद व्यक्ति नहीं था। केवल उसका बचपन का दोस्त रोहित कुछ भरोसेमंद था, बाकी सभी बेकार थे, विशेष रूप से पुरुष। अर्णव ने पास की इमारत में 15 ज़ॉम्बियों को ले जाकर सुरक्षित रखा। फिर वह जिम में लौटा और किसी की नजरअंदाज करते हुए चुपचाप चला गया। कैफेटेरिया पहुंचा और ब्लड मैनिपुलेशन से फर्श को साफ किया, खून को टूटे हुए खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्योंकि कांच टूटा हुआ था, बारिश लगातार अंदर आ रही थी और खिड़की के पास का क्षेत्र भीगी हुई थी। सर्दी असहनीय थी। कुछ मिनट बाद अर्णव ने कई मेजों के पैरों को तोड़कर खिड़कियों को ढक दिया। फिर उसने अंदर के अलमारियों और फ्रिज का सहारा लेकर उन्हें स्थिर किया ताकि बारिश, हवा और कीट अंदर न आए। फिर
उसने दरवाजा बंद किया और कैफेटेरिया में खुद को बंद कर लिया। धीमा प्रकाश जलाया और खिड़की और दरवाजे से दूर एक कुर्सी पर बैठकर विश्राम किया। 5 मिनट बाद उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से अपनी मां को कॉल किया। जिस नंबर पर आप कॉल करना चाहते हैं वह बंद है या बैटरी खत्म है, कृपया बाद में प्रयास करें। अर्णव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया, सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचने से बचने के लिए। अभी भी भय लिंगरिंग था। उसने मंगची का नंबर डायल किया। जिस नंबर पर आप कॉल करना चाहते हैं वह बंद है या बैटरी खत्म है, कृपया बाद में प्रयास करें। इसी संदेश को दोबारा सुनकर अर्णव मोबाइल नीचे रख दिया और कुर्सी पर धीरे से बैठ गया। बिजली की चमक की लगातार आवाज सुनते हुए उसकी आंखों में हल्की आंसू भर आई। भले ही वह नहीं सोचना चाहता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके परिवार के मरने की संभावना बहुत अधिक थी। अंततः कई लोग अचानक ज़ॉम्बी बन गए, जानवरों ने विकसित होकर हमला किया और पालतू जानवर भी जंगली हो गए। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसका परिवार ही उसकी एकमात्र वास्तविकता था। लगभग रोने से खुद को रोकते हुए अर्णव ने फिर से मोबाइल उठाया और अपने पिता को डायल किया। पास में कुर्सी पर बैठी लिलित उसे देखकर थोड़ी उदास हुई। उसने देखा कि अर्णव ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कोई बच्चा हो जो रोने वाला हो। जब भी उसे अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ा, जब भी उसे तलवार उठानी पड़ी और खून में नहाना पड़ा, जब भी उसका जीवन पूरी तरह ध्वस्त हो रहा था, अर्णव हमेशा निर्णायक था। लेकिन अब अपने परिवार की संभावित मौत के सामने उसकी शांतता हवा में उड़ गई थी। लिलित ने अर्णव की स्थिति पर थोड़ी उदासी इसलिए महसूस की क्योंकि उसने अभी अभी उसे भरोसा और विश्वास देना शुरू किया था, जबकि उसके अपने भी कई समस्याएं थी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि लिलित को यह देखकर दर्द हुआ कि अर्णव ऐसे परेशान है। वे केवल 2-3 घंटे ही एक दूसरे को जानते थे और उनकी बातचीत भी बहुत कम थी। इसके अलावा लिलित ने अपने जीवन में कई ऐसी चीजें देखी थी जो परिवार खोने से भी भयानक थीं। उसके लिए किसी पूरी जाति का विनाश जहां खून के आंसू बहते हों, यह भी अजीब नहीं था। अब वह केवल यही आशा कर सकती थी कि अर्णव का परिवार सुरक्षित है और किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। अन्यथा अगर वह गिर गया और फिर नहीं उठ पाया तो उसकी मौत तय थी, और यह वह चीज थी जिसे लिलित नहीं चाहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी लोगों की तकदीर बेहद क्रूर हो जाती है। जिस नंबर पर आप कॉल करना चाहते हैं वह बंद है या बैटरी खत्म है, कृपया बाद में प्रयास करें। बूम। अर्णव ने संदेश खत्म होने का इंतजार नहीं किया और अपना मोबाइल सीधे सामने की दीवार पर फेंक दिया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फोन के टुकड़े जमीन पर गिरने का इंतजार किए बिना अर्णव ने अपनी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से फर्श पर पटक दी। लकड़ी चूर चूर हो गई और चारों ओर तंतुएं उड़ने लगी। जैसे पागल हो अर्णव ने पास रखी हर चीज को पकड़कर तोड़ना शुरू कर दिया। उसके द्वारा उठाई जा रही आवाज या बाहर बैठे लोगों का डर उसकी परवाह नहीं थी। अब जब वह अपने तीनों परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं कर पा रहा था, उसने सबसे बुरी स्थिति मान ली थी। उसके लिए अब किसी और की भय की चिंता किसे थी? करीब 20 कुर्सियों और कई मेजों को नष्ट करने के बाद अर्णव की थकान तेजी से बढ़ने लगी। वह फर्श पर बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाकर और हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। लिलित उसे चुपचाप देखती रही और इंतजार करती रही कि वह सारी निराशा, दुहक, गुस्सा और दर्द निकाल ले। कैफेटेरिया में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर से गरज की आवाज सुनाई दे रही थी। धीमी रोशनी जो कुछ हद तक जगह को रोशन कर रही थी, उस ठंडी और उदास वातावरण में लगभग नगण्य गर्मी दे रही थी। अर्णव रो नहीं रहा था। उसने जो अव्यवस्थित लेकिन वास्तविक तरीके से अपने भीतर के भावों को बाहर निकाला, उसके बाद वह बस शांत और स्थिर हो गया। एक समय था जब उसे उनके भरोसेमंद लोगों ने धोखा दिया था। तब उसने महसूस किया कि उसका संसार उसके सामने ही गिर गया है और अब उसे कुछ करने का मन नहीं करता। हर दिन अपने कमरे से बाहर निकलना भी चुनौतीपूर्ण था। उस दुख, पीड़ा और वीरानी के बीच उसका परिवार हमेशा उसके साथ था, लेकिन वह यह नहीं देख पाया था। उस समय से अर्णव पूरी तरह बदल गया था। उसने दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दिया, महिलाओं के साथ संबंध बनाने की चिंता नहीं की और अपना सारा समय पढ़ाई और मेहनत में लगा दिया ताकि अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन दे सके। लेकिन अब केवल 3 घंटे में वह सब कुछ जिसे उसने वर्षों से हासिल करने के लिए संघर्ष किया था, शायद खत्म हो गया। उसका परिवार, एकमात्र स्रोत जो उसे गर्मी और सुरक्षा महसूस कराता था, शायद मर चुका था। हर बार जब वह अपने पिता, माता या छोटी बहन को मरते समय मदद मांगते हुए कल्पना करता, उसका खून उबल उठता जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। करीब 20 मिनट बाद लिलित ने आखिरकार कहा, अर्णव, तुम्हारा परिवार शायद अभी भी जीवित है। उसका शरीर हल्का कंपाया, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुप रहा, बस उसके अगले शब्दों को सुनने के लिए इंतजार करता। हालांकि अर्णव नहीं जानता था कि लिलित कितनी शक्तिशाली है, लेकिन अब भी जब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया था, वह महसूस करता था कि अगर वह चाहे तो उसकी एक उंगली की आवाज भी उसकी मौजूदगी मिटाने के लिए काफी थी। इसलिए इस समय उसके शब्द उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। जब सोल रिकॉर्ड किसी नए विश्व में आता है, तो उस दुनिया में हमेशा मौजूद लेकिन निष्क्रिय माना अंततः गति में आ जाता है। अब कल्पना करो कि तुम 20 साल तक बिस्तर पर पड़े रहो और अचानक उठकर पूरी गति से दौड़ने लगो, तो क्या होगा? अर्णव ने धीरे से सिर उठाया और उसे देखा। हल्की खड़खड़ाहट वाली आवाज में उत्तर दिया, सब कुछ टूट जाएगा। मांसपेशियां शरीर के वजन को संभाल नहीं पाएंगी, लिगामेंट्स दबाव सहन नहीं करेंगे और हृदय पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाएगा। बिल्कुल
सब कुछ गिर जाएगा। लिलित ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक यही अब हो रहा है। कई वर्षों की शांति और मौन के बाद इस दुनिया का माना हर जगह बहने लगा है, जिससे दुनिया का क्रम अस्तव्यस्त हो गया है। अर्णव लिलित की बातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए खड़ा हुआ और एक स्वस्थ कुर्सी ढूंढकर बैठ गया। उसने अपनी सभी इंद्रियों को उस पर केंद्रित किया, एक शब्द भी न चुकते हुए। मनुष्य स्वाभाविक रूप से कमजोर शरीर के होते हैं, इसलिए अधिकांश लोग माना की लहर के झटके सहन नहीं कर पाए और वे उन उत्परिवर्तित प्राणियों में बदल गए। मजबूत और अनंत स्टेमिना वाले जीव, लेकिन बुद्धि रहित। वहीं अधिक लचीला शरीर और दीर्घायु वाले जानवर और पौधे माना के साथ अनुकूलित होने की अधिक संभावना रखते हैं और डरावने प्राणी में विकसित होते हैं। अर्णव ने लिलित की व्याख्या सुनकर कई बातें समझ ली। सोल रिकॉर्ड के प्रारंभिक कार्य से लेकर इतने मानव ज़ॉम्बी में क्यों बदल गए और पहले हानिरहित जीव जंतु अचानक क्यों बदल गए, अब सब स्पष्ट हो गया। लेकिन इस समय उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मेरा परिवार क्या हुआ? उसने उदासीन आवाज में पूछा। हालांकि उसकी आवाज लगभग भावहीन थी। लिलित, जिसने अपने जीवन में अनगिनत जीवन देखे थे, उसकी आंखों में झिझक देख सकती थी। स्पष्ट था कि वह शांत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका दिल किसी भी उम्मीद से चिपकने की कोशिश कर रहा था। जीवित प्राणियों के अलावा माना की लहर से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए यह असंभव नहीं कि संचार उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए हों या संकेत की दूरी अनंत रूप से कम हो गई हो, लिलित ने कहा। अर्णव की आंखों में चमक आ गई। वास्तव में यदि ध्यान से देखा जाए तो लिलित की बातें काफी तर्कसंगत थीं। अजीब दुनिया के बाहर की घटनाएं इसका प्रमाण थी। अर्णव की दृष्टि बदलती देख और आंखों में रंग लौटते देख लिलित ने जल्दी से जोड़ा। इसके अलावा भूलो मत की अराजकता के दौरान तुम्हारा परिवार अपना मोबाइल उठाने का समय भी नहीं पा सका होगा या वे भागते समय टूट गए होंगे। अर्णव अंततः खड़ा हो गया। पहले सुस्त और उदासीन दृष्टि फिर से उम्मीद से जल उठी। पूर्व में वह भावनाओं से बहुत प्रभावित था, लेकिन लिलित ने अभी जो कहा उसने उसकी सोच को बहाल कर दिया। सच में संभव था कि उसका परिवार सिर्फ समय नहीं पा सका हो या उनका फोन टूट गया हो। भले ही यह उम्मीद क्षणिक थी, अर्णव इसे खोने नहीं देना चाहता था। उसने बड़े कदम से लिलित की कुर्सी की ओर बढ़ा और उसे धीरे से गले लगाया, कहते हुए, धन्यवाद। अचेतन रूप से वह लिलित की गुलाब जैसी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गया। उसके नरम काले बाल हल्के से उसके चेहरे को छू रहे थे, मानो प्रेमिका का स्नेह हो। नरक और स्वर्ग के बीच से गुजरने के बाद भी उसका पहला दर्जे का ब्लड मैनिपुलेशन भी उसके दिल को शांत नहीं कर पा रहा था। अस्थिर भावनाओं में उसने पूर्ण तर्क नहीं अपनाया। लिलित इसे पूरी तरह जानती थी, इसलिए उसने उसे धकेलने की कोशिश नहीं की। उसके लिए अर्णव बस एक छोटा बच्चा था। विपरीत रूप से उसने मजाक में कहा, अगर सच में धन्यवाद देना चाहते हो तो क्यों ना मुझे यही ले लो। जैसे बिजली का झटका लगा हो, अर्णव जल्दी से पीछे हट गया और संदेहपूर्ण नजरों से देखा, कहते हुए, इस बारे में भूल जाओ। असल में अगर भावना की गर्मी और भावनाओं का प्रभाव न होता तो अर्णव निश्चित रूप से लिलित के पास नहीं जाता। उसका पूरा अस्तित्व बहुत आकर्षक था और हर हरकत उत्तेजक थी। यहाँ तक कि वह, जो आमतौर पर शांत था, भी उसे रोकने में आत्मविश्वास महसूस नहीं करता। ओह, चलो ना, खेल बिगाड़ने वाले मत बनो, लिलित ने बेहद प्यारी तरह से मुंह बनाते हुए कहा, जो उसके उत्तेजक शरीर के विपरीत था। इस ठंडे मौसम में अगर हम एक दूसरे को प्यार से गले लगाएंगे तो हमारे शरीर खुश होंगे। अर्णव ने आंखें घुमाई और जवाब देने ही वाला था कि धातु का दरवाजा धीरे से खटखटाया। अध्याय 9। कैफेटेरिया में अकेलेपन का सामना। बास्केटबॉल कोर्ट काफी बड़ा था और स्टैंड में आसानी से कुछ हजार लोग बैठ सकते थे। वर्तमान में विभिन्न सीटों पर बैठे छात्र और शिक्षक